नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है मंगलवार और डेट है नवंबर 28, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। सबसे पहले फ्रंट पेज से आप देख सकते हैं मैनुअल ड्रिलिंग ऑन टू रीच स्टक वर्कर्स। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी वो खराब हो गई, जिसके बाद हमें देखने को मिला कि वर्टिकल ड्रिलिंग के थ्रू उन मजदूरों को निकाला जाने की कोशिश की जा रही थी। अब 36 मीटर की खुदाई हो चुकी है और उसके बाद अब हमें टोटल 86 मीटर की खुदाई कंप्लीट करनी है, जिसके बाद जब 86 मीटर कंप्लीट हो जाएगी तो हम टनल की रूफ तक पहुंच जाएंगे और वहां से हम पाइप्स के थ्रू इन वर्कर्स को निकालेंगे। अब लोगों का अलग अलग कहना है, जैसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ जियोलॉजिस्ट वहां पर कह रहे हैं कि करीबन 1 महीने का भी वक्त लग सकता है और कुछ लोगों का कहना है कि 100 घंटे के अंदर भी हम निकाल सकते हैं। तो जो भी न्यूज में आएगा वो हम देखेंगे। यहाँ पर बात हो रही है सिलक्यारा टनल की, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड के अंदर मौजूद है और यहाँ 41 कंस्ट्रक्शन मजदूर अंदर फंस चुके हैं टनल में भूस्खलन के बाद। उन्हें निकालने की जद्दोजहद चल रही है करीबन पिछले 16 दिन से और अभी तक उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ईसी स्टॉप्स तेलंगाना फार्मर एड स्कीम। तो सबसे पहले आपको जानना है कि भारतीय राष्ट्र समिति, जो कि तेलंगाना में जिसकी गवर्नमेंट है, इनके द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है रायतू बंधु स्कीम। अब इस स्कीम के अंदर क्या है, तो आपको समझना है कि यहां पर इस स्कीम के द्वारा क्या किया जाता है कि किसानों को कैश में पेमेंट किया जाता है, डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। अब यहां पर एक चीज देखने को मिली कि 30 नवंबर को 2023 में इसी साल यहां पर चुनाव है तेलंगाना के अंदर, और जो तेलंगाना के मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव, इनका एक बयान निकल कर आया। इनके बयान में कहा गया, इन्होंने एड्रेस किया लोगों को और कहा कि 28 नवंबर को आपको रायतू बंधु स्कीम की जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको मिल जाएगी। इस चीज को इलेक्शन कमीशन ने अच्छे से नहीं लिया और इलेक्शन कमीशन ने जाकर एडवाइजरी जारी की तेलंगाना की गवर्नमेंट को कि आप ऐसे कोई प्रलोभन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जानना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहां पर लागू हो चुका है। जिस भी राज्य के अंदर चुनाव है वहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू रहता है तो हम ऐसी स्कीमों को नहीं बता सकते हैं या फिर ऐसी स्कीमों का वादा नहीं कर सकते हैं जनता के साथ। अब इसी को लेकर जो इलेक्शन कमीशन है इसने सर्कुलर जारी कर चेतावनी दी है और चेतावनी के साथ इन्होंने कहा है कि कोई भी आपको ऐसी पब्लिसिटी नहीं करनी है इस स्कीम के बारे में, या कोई ऐसी स्कीम जो आपके यहाँ चल रही है जिससे वोटर्स को आप प्रलोभन दे सकें एक तरह से। तो ये तेलंगाना से न्यूज थी। 30 नवंबर को यहां पर चुनाव है और दिसंबर में सब जो राज्य हैं, 5 राज्य, इनका सबका साथ में ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा दिसंबर में। आगे 7 कश्मीरी स्टूडेंट्स चार्ज अंडर यूएपीए फॉर प्रो पाक स्लोगन्स ड्यूरिंग वर्ल्ड कप फाइनल। तो यहां पर जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था उस वक्त हमें देखने को मिला कि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के अंदर, जो कि गंदरबल सुहामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, तो यहां पर हमें देखने को मिला कि कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स थे करीबन 7 जिन्होंने नारे लगाए भारत के खिलाफ। साथ ही साथ इन्होंने भारत के हारने पर जश्न भी मनाया और जो एक व्यक्ति था, जो एक स्टूडेंट था वहां जो भारत को सपोर्ट कर रहा था, उसके साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया। साथ ही साथ उसे थ्रेटन किया कि वो शांत हो जाए वरना उसे गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। अब यहां पर इसके बाद क्या होता है कि इन स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके इनके ऊपर यूएपीए का चार्ज लगा दिया जाता है। आगे हम चलते हैं। मॉनसून मेहम इन शिमला रिंग्स अलार्म बेल्स ट्रिगर कॉल्स फॉर कोर्स करेक्शन। तो आपको यहां देखना है कि इस साल जब भारत के अंदर मॉनसून आया तो मॉनसून इस बार जब उत्तराखंड की और हिमाचल प्रदेश की हम बात करेंगे तो यहां पर बहुत भयावह स्थिति देखने को मिली मॉनसून की। और क्या ऐसा था, तो यहां पर जितनी नदियां थी वो सब उफान पर आ गई, लगातार यहां बारिश होती रही। अब दो जो सबसे कंसेक्यूटिव जहां पर हैवी रेन्स हमें देखने को मिली वो पीरियड था जुलाई 9 से जुलाई 11 के बीच में, और दूसरा पीरियड था अगस्त 13 से अगस्त 16 के बीच में। उसके बाद जब मानसून वापस लौटता है तो हिमाचल प्रदेश से मानसून को लौटने में भी 12 दिन का करीबन समय लग गया। अब आपको समझना है कि बहुत सारे फैक्टर्स यहां पर इस चीज से डिपेंडेंट हैं, इस चीज को लाने में बहुत सारे फैक्टर की भूमिका है। सबसे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इस बार यहां पर मानसून के साथ हमारा टकरा गया था, जिसकी वजह से हमें ज्यादा बारिश देखने को मिली। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस जो हमारी बहुत एनवायरमेंट के अंदर फैली हुई है, तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है जो यहां पर हमें देखने को मिला। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक कमेटी बनाती है और कमेटी से जांच करने के लिए कहती है कि वो जांच करे कि क्या क्या ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से मॉनसून की जो घटनाएं हुई, जिसमें इतने लोगों की जान गई, इतना सारा तबाही देखने को मिली, करीबन 6000 करोड़ रुपए की, तो हम क्या ऐसा करें जिससे हम ये सब बच सकें। तो इसी को लेकर जो कमेटी की रिपोर्ट आई है तो उसके 2 सबसे बड़े कंसर्न निकल कर आए हैं कमेटी के। पहला कंसर्न जो निकल कर आया है कि कंस्ट्रक्शन वहां पर बहुत ज्यादा हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो कंस्ट्रक्शन ओवरबर्डन हमें देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। दूसरा इनका जो निकल कर आया है वो है अनप्लैंड ओपन ड्रेनेज सिस्टम।
हम जो ड्रेनेज सिस्टम इस्तेमाल करते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये अनप्लैन्ड तरीके से बनाया हुआ है। ये दो कंसर्न देखने को यहाँ पर मिले हैं। अब इसके बाद जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और गवर्नमेंट हैं, ये कोशिश कर रही हैं कि ये साथ में बैठकर और बड़ी एक रियलिटी बनाकर देखें कि क्या चीजें हम ऐसी कर सकते हैं कि हमें देखने को ना मिले आगे से ऐसी, जब कभी वर्षा होती है ऐसी बहुत ज्यादा, क्योंकि अब जब क्लाइमेट चेंज का दौर है तो हमें देखने को ही मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में अनइवन मॉनसून होगा। लेकिन ये कोशिश करें कि कैसे हम चीजों को सुधार सकते हैं जिससे जान और माल का कम से कम नुकसान हो। इसे हम एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर कहेंगे एडेप्टेशन मेथड। तो हम बेसिकली एडेप्टेशन मेथड्स की बात करते हैं। अब यहां पर आपको देखना है कि केवल हिमाचल प्रदेश की बात ऐसी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में ही हमें ऐसा देखने को मिला, ऐसा हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिला है और हाल ही में सिक्किम में भी हमें ऐसा देखने को मिला है, जहां पर लोसांग लेक फट गई और जिसकी वजह से सिक्किम की जो तीस्ता नदी है उसके ऊपर फ्लैश फ्लड आ गया और बहुत लोगों की वहां पर जान चली गई, बहुत सारे घर वगैरह बह गए। इन्हीं सब चीजों को लेकर भारत सरकार की तरफ से भी एक इनिशिएटिव चलाया गया था और भारत सरकार ने जो जोशीमठ एरिया है उत्तराखंड का, वहां का सर्वे कराने के लिए भारत की जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनसे कहा था कि वहां का जाकर सर्वे करें। इसके बाद ये सर्वे करते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स निकल कर आते हैं। जो सबसे बड़े कुछ फैक्टर्स हैं तो ये है कि आप समझिए कि 95% करीबन जो कंस्ट्रक्शन है उत्तराखंड के अंदर वो नॉन इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन है, मतलब इंजीनियर का यहां पर कोई योगदान नहीं लिया गया है। जो सिविल इंजीनियरिंग के बेंचमार्क होते हैं उन्हें फॉलो नहीं किया गया है। और सिमिलरली आप पूरे हिल्स के अंदर देख सकते हैं भारत में, उत्तराखंड की हम चाहे बात कर लें चाहे हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, यहां पर भी हमें देखने को मिला है कि जो कंस्ट्रक्शन है, जो आरसीसी का कंस्ट्रक्शन है, वो 95% कंस्ट्रक्शन जो किया गया है वो नॉन इंजीनियर्ड तरीके से किया गया है, जिसमें हम कोड्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो भी सिविल इंजीनियरिंग के कोड्स हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि अगर बहुत सारे ज्यादा ही वर्षा हो जाती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि मकान वहीं खड़े के खड़े गिर जाता है। आगे हम चलते हैं। ये एक एडिटोरियल है, द मैनी ग्रेव रिस्क कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे। तो इसे मैं जल्दी से कवर करवा देता हूं। तो आप जानते हैं कि 21वीं सदी में जब हम प्रवेश किए हैं 2000 के बाद से, तो शुरू में तो चीजें थोड़ी ठीक चल रही थी, लेकिन उसके बाद जब 9/11 का अटैक होता है यूएसए के अंदर, उसके बाद से चीजें खराब हो जाती हैं और यूएसए मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वेड करना शुरू कर देता है, इन्वेजन शुरू हो जाता है। उसके बाद 2008 में हम देखते हैं कि कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से कुछ कंट्री हैं वो इकोनॉमिक टर्म में डूब जाती हैं और यूएस जाकर इस चीज का फायदा उठाता है, जैसे इराक, ईरान और बाकी सीरिया, कतर। यहां पर हमें देखने को मिलता है, कतर आप छोड़ दीजिए, बाकी जो 3 कंट्रीज मैंने आपको बताई, यहां पर हमें देखने को मिलता है कि यहां पर जो लड़ाके हैं, यहां पर लड़ाई युद्ध हर वक्त चलता रहता है। सीरिया में कभी भी मिसाइल दागी जाती हैं और कभी भी यमन में मिसाइलें दागी जाती हैं या इजराइल से दागी जाती हैं गाजा के अंदर। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। अभी यहां बात करते हैं मल्टीपोलर डिसऑर्डर की। तो जब हम कोरोना का लॉकडाउन अब झेल आए हैं 2020 के बाद से, उसके बाद से हमें वर्ल्ड ऑर्डर में थोड़ा चेंज देखने को मिला है। 2008 से ही वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना शुरू हो गया है और चाइना के पक्ष में जाता जा रहा है। 2020 में हमें देखने को मिला है कि अब ऊपर आप देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है, जिसमें नाटो की जो फोर्सेज हैं, जो कि अमेरिकन लेड फोर्सेज हैं, ये यूक्रेन का साथ दे रही हैं। उसके बाद चाइना का भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है और चाइना आप जानते हैं कि इस वक्त सुपर पावर बनने की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जो पहले एक बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था जिसमें हम बात करते थे कि रशिया है और यूएस है, उसके बाद हमें देखने को मिला कि केवल यूएस ही बचा और जो पोलैरिटी थी वर्ल्ड की वो थोड़ी कम हो गई। अब इसके बाद हमें देखने को मिला है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जहां पर आप इंडिया को भी देख सकते हैं, इंडिया भी एक पावर है। इसके बाद अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान भी एक पावर है। उसके बाद रशिया भी एक पावर है। चाइना हमारा सुपर पावर बनने जा रहा है और यूएसए से जो उसका सुपर पावर होने का पायदान है उसे खींचने की कोशिश कर रहा है चाइना। और इसी सब चीजों को देखकर ये बात करते हैं कि जो 21वीं सदी का विश्व है ये मल्टीपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहा है। इसके बाद ये बात करते हैं अनईजीनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन आप अगर न्यूज कवर करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करते हैं, तो आपको पता होगा कि चाइना कैसे कैसे षड्यंत्र करता है जिससे वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपना दबदबा बना सके। और जो आसपास की कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम है और जापान है, उसके बाद फिलीपींस है चाइना के, जो कि साउथ चाइना सी को बॉर्डर करते हैं। तो चाइना की कोशिश रहती है कि इन कंट्रीज को वो दबा के रखे और साउथ चाइना सी साथ ही साथ जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर अपना कब्जा बना कर रखे। अब यूएस ये चीज नहीं चाहता है, तो यूएस भी ताइवान में, कभी यूएस के डिप्लोमेट्स पहुंचते हैं ताइवान और जाकर ये चाइना को भड़काते हैं। चाइना की कोशिश है कि वो ताइवान पर कब्जा कर ले और चाइना हमेशा से मांगता है कि मानता है माफ कीजिएगा कि ताइवान चाइना का ही एक पार्ट है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहां पर भी बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां पर क्वाड ग्रुप की भी स्थापना की जाती है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस द्वारा मिलकर। ये भी जो ग्रुप बनाया गया था ये भी इंडो पैसिफिक रीजन के रिलेटेड ही बनाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो हमारा
इंडो पैसिफिक रीजन है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि चाइना की कोशिश है कि वो डोमिनेट करे इंडो पैसिफिक रीजन को, साथ ही साथ साउथ चाइना सी को। लेकिन यूएसए अगर ये जानता है कि अगर वो चाइना को अलाउ करता है कि वो जाकर पूरे पर दबदबा कर सके अपना, तो ये बहुत घातक होगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और यूएसए की जो रसूख है उसके खिलाफ हो गए। इसके बाद ये बात करते हैं टेक्नोलॉजी रिस्क की। तो 21वीं सदी में जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी रिस्क निकल कर आया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, और कुछ ही दिन में हमें देखने को मिलेगा कि वो ऐसी चीजों पर भी काबिज हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां पर केवल ह्यूमन ही होना चाहिए था, जहां पर मॉरलिटी, एथिक्स, इन सब चीजों की बातें होती हैं। बहुत सारी कंट्रीज प्रिपेयर कर रही हैं कि वहां पर जो पुलिस है उसे हटाकर, ह्यूमन पुलिस को हटाकर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेडेड बॉट्स को वहां पर लगा दें जो कि गार्डिंग करेंगे पब्लिक स्पेस का। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप सोच सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्वर है, इसे हैक कर लिया जाता है साइबर सिक्योरिटी कंसर्न द्वारा। तो इसके बाद जिसने इसे हैक किया है तो वो उस मैकेनिज्म को ही चेंज कर सकता है। वो अगर गुड बिहेवियर दिखाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो साइबर अटैक उसे बैड बिहेवियर दिखाने के लिए उसके अंदर कोडिंग कर सकता है, जिसके बाद हमें बहुत सारे डेंजर्स देखने को मिलेंगे। अब यहां पर आपको एक और चीज देखनी है कि जो साइबर अटैक्स की घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं विश्व के अंदर। और मैंने, जो हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर करता है, तो मैंने उसे बताया था कि कैसे भारत के 86 करोड़ लोगों का डाटा लीक हो गया है, जिसमें उनके फिंगरप्रिंट और पर्सनल इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। तो ये अगर आप देखें गौर से तो ये साइबर अटैक्स के मामले हैं, क्योंकि देखने को मिला था कि इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च के अंदर जो 6000 बार अटेम्प्ट किया साइबर अटैक करने के लिए। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं जो आज के विश्व में हमें देखने को मिलती हैं 21वीं सदी के, जब हम विश्व की बात करते हैं। अब अगला एडिटोरियल है, इट्स टाइम टू रिवैम्प द स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर ये बात करते हैं, सिंपली मैं आपको समझा देता हूं, ये बात करते हैं कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की गठना करनी पड़ती है हर बार हर मुद्दे से रिलेटेड। लेकिन ये बात करते हैं कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या दो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमेशा एक्टिव रहें और हमेशा बनी रहें, इनकी हमेशा गठना हुई रहे। ये चीज भारत के जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी यही चीज मानते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा प्रावधान कर देना चाहिए जिससे क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो हमेशा लगातार चलती रहेगी, और इसके अलावा जो बाकी मुद्दे सुनने के लिए बेंचेस बैठती हैं वो अपना अलग फंक्शन करती रहेंगी। लेकिन ये बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमेशा के लिए हमें गठित कर देना चाहिए। अब आपको यहां समझना है सुप्रीम कोर्ट का क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के तीन ज्यूरिसडिक्शन है। पहला है ओरिजिनल, दूसरा है एपिलेट और तीसरा है एडवाइजरी। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, तो आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स जो भी अगर कोई वायलेट होगा तो इसमें सबसे जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट का है। उसके बाद एपिलेट ये है कि हाई कोर्ट से अगर कोई फैसला आता है तो उसे हम जाकर एपिलेट कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट है इसके अंदर इसे चुनौती दे सकते हैं। तीसरा है एडवाइजरी। तो एडवाइजरी में आता है जैसे अगर प्रेसिडेंट मांग करते हैं कि हमें, ये आर्टिकल 143 के अंदर होता है, तो प्रेसिडेंट अगर मांग करते हैं कि किसी लॉ की हमें डेफिनेशन बतानी है लोगों को, तो वो सुप्रीम कोर्ट से मांग कर सकते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की। तो ये तीन ज्यूरिसडिक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब ये बात क्या कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो ब्रांचेस बना देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जगह पर, और जो हमारी मेन ब्रांच है वो दिल्ली में ही रहनी चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की गठना की जाती है, इसे हमें परमानेंट कर देना चाहिए बजाय हर अलग केस के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने के लिए। जिससे होगा क्या कि जो वर्कलोड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो थोड़ा कम हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। आज आप यहां साइंस एंड टेक से समझ लें, साइंस एंड टेक के माध्यम से। तो ये क्या है फाइबर ऑप्टिक्स, तो आपको समझना है कि आजकल जो भी डाटा हम शेयर करते हैं, जो भी डाटा ट्रेवल होता है, ये सब फाइबर ऑप्टिक्स केबल के द्वारा शेयर होता है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या होती है, तो यहां आप देख लें कि ये मान लेते हैं ग्लास वॉल्स हैं, और हम यहां से एक डाटा की लेजर बीम जो कि एनकोडेड डाटा है इसे यहां से हम भेजते हैं, और ये ऐसे ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता हुआ, टकराता हुआ लाइट की स्पीड से हमारे डाटा को लेकर पहुंचता है यहां सर्वर के पास। यहाँ सर्वर है जो इसे रिसीव करेगा, और यहाँ से अपलोड किया जा रहा है डाटा, यहाँ से भेजा जा रहा है। तो आपको समझना है यहाँ से अपलोड किया गया और ये सर्वर के पास पहुंचेगा, उसके बाद डिकोड होके हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे हम इसे इंटरनेट के फॉर्म में देख सकते हैं जो भी हमारा डाटा निकल कर आया। तो आपको देखना है कि ये दो चीजें यहाँ पर समझनी है। सबसे पहले क्या चीज होती है, तो दो किस चीज का इस्तेमाल होता है, तो ग्लास का इस्तेमाल होता है, कांच का इस्तेमाल होता है, और जो हमारी ये केबल्स हैं ये बहुत रफ एंड टफ होती हैं। आप इन्हें समुद्र के अंदर भी लगा सकते हैं, अंडरग्राउंड भी डाल सकते हैं, और ये सालों साल तक वैसे ही बनी रहेंगी और टूटेंगी नहीं। तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है,
और दूसरी चीज आपको समझनी है कि कौन सा मैकेनिज्म ये यूज करती है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म यूज करती है, जिससे जो डाटा है वो अंदर ही ऐसे टकराता हुआ आगे बढ़ता जाता है लाइट की स्पीड से, और हमें सुपर फास्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। आगे हम चलते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक्स किल 27 इन गुजरात एज रेन बैटर्स स्टेट। तो यहाँ गुजरात में बरसात देखने को मिली है और वहां करीबन 27 लोगों की जान चली गई है बिजली गिरने के कारण। इसे लेकर भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने भी कंडोलेंस जाहिर किया है परिवारों को जिनकी फैमिली से लोग मारे गए हैं लाइटनिंग स्ट्राइक के ऊपर। अब आपको देखना है कि ये जो बारिश हो रही है ये अनइवन है, ये कोई पैटर्न नहीं है बारिश होने का, लेकिन ये हो रही है। अब क्यों हो रही है तो आपको समझना है। क्लाइमेट चेंज के विषय पर जो बात करते हैं लोग, और लोग इग्नोर कर देते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं होती। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज का जीता जाता है एग्जाम्पल है। यहां पर हमें देखने को मिला कि महाराष्ट्र के अंदर जो सौराष्ट्र रीजन है, और माफ कीजिएगा गुजरात के जो सदर्न पार्ट का रीजन है, वहां पर ज्यादा पानी होने की वजह से, ज्यादा बरसात हो जाने की वजह से अनइवन टाइम पर यह बरसात हुई है, जिसकी वजह से वहां की फसल पर भी नुकसान पहुंचा है और 27 लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना बैठा है यहां पर गुजरात में बिजली गिरने के कारण। अब एक बगल में आप देख सकते हैं, रिपोर्ट अर्जिस सेंटर टू एड्रेस इनइक्वालिटी करप्शन इन इंडिया। तो एक रिपोर्ट लिखी गई है लोगों के द्वारा मिलकर, इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है वादा ना तोड़ो अभियान। और इस अभियान के अंदर जो टाइटल्ड रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट का टाइटल है प्रोमिसेस एंड रियलिटी 2019 टू 2023 सिटीजन रिव्यू ऑफ 4+ ईयर्स ऑफ एनडीए 2 गवर्नमेंट। अब इस रिपोर्ट में कुछ चीजें हैं जो उठाई गई हैं। पहली इसमें चीज उठाई गई है कि जो बिल पास करवाए जाते हैं आजकल पार्लियामेंट से, वो हरिडली पास करवा लिए जाते हैं, बहुत जल्दबाजी में पास करवा लिए जाते हैं और उन पर एनफ चर्चा नहीं होती है। उन बिलों को हमें जिन कमिटियों के द्वारा सौंपना चाहिए, जो कमिटी उस बिल के ऊपर जांच करे, पढ़े कि इस बिल से क्या फायदा नुकसान होगा, उन कमिटीज को हम देते नहीं है ये बिल जांच करवाने के लिए। दूसरी ये चीज करते हैं, दूसरी बात ये करते हैं कि बिजनेस ओरिएंटेड इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिलता है हमें गवर्नमेंट के अंदर। तीसरी ये बात करते हैं, जो कम्युनलिज्म है भारत के अंदर वो राइज पर चल रहा है। उसके बाद जो हम आलोचना कर सकते हैं सरकार की, उसका दायरा बहुत कम होता जा रहा है। और ये बात करते हैं कि कैसे जर्नलिस्ट जो हैं और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके ऊपर अटैक्स किए जाते हैं अगर ये गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी निकालते हैं। इसके बाद ये बात करते हैं कि जो स्टूडेंट हैं, एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, फैक्ट चेकर हैं, पब्लिशर हैं और अदर जो सिटीजन्स हैं, उन्हें ड्रैकोनियन लॉ के अंदर यूएपीए उनके ऊपर लगा दिया जाता है। अब ये आगे बात करते हैं कि भारत के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ है वो हाईली अनइक्वल है, क्योंकि देखने को मिला है कि जो टॉप के 1% अमीर लोग हैं भारत के अंदर, उनके पास 22% नेशनल इनकम है भारत की। आप समझ सकते हैं, जो टॉप के 1% लोग हैं उनके पास 22% भारत का पैसा मौजूद है। और अगर हम 10% की बात करें, टॉप के 10% की अगर हम बात करें, तो उनके पास भारत का 57% पैसा मौजूद है। अगर हम बॉटम 50% लोगों की बात करें, निचले पायदान की 50% लोगों की बात करें अगर भारत के अंदर हम, तो उनके पास मात्र 13% भारत का पैसा मौजूद है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ गई है भारत के अंदर, और इन्हीं सबसे कंसर्न रिलेटेड इन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है और ये गवर्नमेंट को भेजी है इन्होंने। आगे देखते हैं, एज डेथ्स ड्यू टू वर्क रिलेटेड फैक्टर्स गो अप, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट अर्जेस कंट्रीज टू स्ट्रेंथन सेफ्टी नेट्स। तो आपको सबसे पहले समझना है यहां पर कि भारत ने इन कन्वेंशंस के ऊपर, ये 2 कन्वेंशंस हैं, इन कन्वेंशंस का पहले का नंबर है 155, ये कन्वेंशन का नाम है आईएलओ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, और दूसरी जो कन्वेंशन है इसका नाम है प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन। ये 187 नंबर का कन्वेंशन है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2 कन्वेंशन है। अब आपको याद रखना है कि भारत ने इन दोनों कन्वेंशन पर अभी तक रेटिफिकेशन नहीं किया है। अब यहां पर बात क्या कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो आपको सबसे पहले यह समझना है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 55 या अधिक घंटे काम करने की वजह से, प्रति हफ्ते की यहां बात हो रही है, तो प्रति हफ्ते 55 या उससे अधिक घंटे या उससे अधिक काम करने पर हमें देखने को मिला है कि 7.45 लाख लोग 2016 में मारे गए। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद ये बात करते हैं कि जो गैसेस हैं और फ्यूम्स हैं, उससे 4.5 लाख मौतें हमें देखने को मिली। उसके बाद ऑक्यूपेशनल काम करने के दौरान जो इंजरीज होती हैं, उससे 3.63 लाख डेथ्स हमें देखने को मिली। अब क्या है कि अगर डेथ हो जाती है तो कैसे हम ऐसा प्रावधान कर सकें जिससे जो उसका परिवार है जिसकी डेथ हो गई है, उसे हम कैसे पैसे दे सकें, कैसे उसके पास हम फंड पहुंचा सकें जिससे वो बाकी अपना जीवन व्यतीत कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि जान से ऊपर कोई चीज नहीं है। तो यहां पर ये सेफ्टी नेट की बात करते हैं। सेफ्टी नेट का मतलब है
कि उसका मेडिकल, उसके परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस, उसका मेडिकल इंश्योरेंस, साथ ही साथ और अन्य जो मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं, उसके बाद उसकी अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसे कितना पैसा दिया जाएगा, इन सब चीजों की यहां पर ये बात की गई है यहां पर। और ये रिपोर्ट निकाली गई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आपको याद जो रखना है वो याद रखना है कि भारत के अंदर दोनों, जो ये मैंने दोनों आपको नंबर 155 और नंबर 187, ये दोनों कन्वेंशन अभी तक साइन भी नहीं, माफ कीजिएगा, रेटिफाई नहीं किए गए हैं भारत के द्वारा। जो भारत की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूनियन है, इसका कहना है कि भारत को जल्दी से जल्दी इसे रेटिफाई कर देना चाहिए। आज के न्यूज़पेपर से बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।